आडवाणी मेंशन आज दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के छोटे बेटे विराज की सगाई का कार्यक्रम आज रिया के साथ होना तय हुआ है। विराज की मां सुनीता पलके बिछाकर अपने होने वाली छोटी बहू रिया और उसके परिवार का इंतजार कर रही थी। तभी 8-10 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां बंगले के सामने आकर रुकती हैं और उसी के साथ चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुनीता आरती का थाल लेकर दरवाजे तक आती है और फिर रिया की आरती उतारने के बाद नजर का एक टीका उसके माथे पर लगाकर बड़े प्यार से वो उसे घर के अंदर ले जाती है। मेहंदी लगे हाथ, खूबसूरत लंबे बाल और चमचमाते हीरो का हार पहनी वो रिया किसी अप्सरा से खूबसूरत नजर आ रही थी। कुछ ही देर में सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और इसी के साथ विराज और रिया एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। रिंग सेरेमनी के बाद घर पर आए सभी मेहमान पार्टी में बिजी हो गए थे। कुछ देर के लिए रेवती और राजू भी भूल गए थे कि उनकी बेटी साक्षी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। विराज, मुझे बाथरूम जाना है। ओह यस, स्ट्रेट देन फर्स्ट लेफ्ट। तुम अकेले मैनेज कर लोगी ना? ऑफ कोर्स। रिया वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी बाथरूम के बाहर उसे साक्षी खड़ी हुई नजर आती है। हे साक्षी, कहाँ थे आप बेबी? आपको भी बाथरूम जाना है क्या? ये कैसी गंदी सी डॉल से खेल रहे हो आप? मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, वो दिखाती हूँ। ओके? इस वॉशरूम में पानी नहीं है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अरे लेकिन रिया कुछ कह पाती उससे पहले साक्षी वहाँ से हटकर एक दीवार की ओट में छिप जाती है। चलो ऊपर ही चले जाते हैं। जैसे ही ऊपर जाने के लिए रिया सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है, साक्षी दीवार के पास खड़े हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। रिया ऊपर जाकर देखती है एक बड़ा सा वॉशरूम था जिसमें बाथरूम के अलावा ड्रेसिंग रूम भी अटैच था, जहां फ्रेश होने के बाद कपड़े बदलने और तैयार होने के लिए भी स्पेस था। रिया तुरंत जाकर पहले वॉशरूम यूज करती है, उसके बाद वो हाथ धोने के लिए आईने के सामने खड़ी हो जाती है। अचानक उसकी नजर आईने की ओर जाती है जिसमें उसे अपना खूबसूरत चेहरा नजर आता था। देखते ही देखते रिया को अपने पीछे एक काली परछाई नजर आती है जो आकर उसके अक्स में समा जाती है। रिया घबरा कर मुड़कर देखती है तो उसे पीछे कुछ नजर नहीं आता। वो वापस आईने में देखती है तो उसे आईने में दिख रहा अपना अक्स धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और चेहरे पर दरारें पड़ने लगती हैं। घबराकर रिया अपने चेहरे को छू कर देखती है कि तभी उसे वॉशरूम का दरवाजा खटखट होने की आवाज सुनाई देती है। अभी 2 मिनट पहले तक तो यहाँ अंदर कोई नहीं था, अचानक अंदर के बाथरूम का दरवाजा कौन खटखट करने लगा? रिया थोड़ा घबराते हुए जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाथरूम तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। खाली बाथरूम को देखकर रिया गहरी सांस लेती है, लेकिन अचानक ही बाहर वॉश बेसिन का नल अपने आप चालू हो जाता है और उससे पानी गिरने लगता है। अरे कौन है यहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? घबराकर जैसे ही रिया बाहर आने की कोशिश करती है, वॉशरूम का मेन डोर बाहर से लॉक हो जाता है। रिया बाहर दरवाजे का लॉक घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी उसे एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है और किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। कोई है? अरे ये डोर कैसे लॉक हो गया? साक्षी बेटा, ये तुम ही हो ना? बेटा दरवाजा खोलो, मैं समझ गई हूँ ये शरारत तुम ही कर रही हो। अच्छा तो ये सब तुम्हारी शरारत थी, पहले मुझे ऊपर भेजना और अभी ये डोर को लॉक करना एंड ऑल। रिया लगातार साक्षी साक्षी कहकर पुकार रही थी, लेकिन साक्षी की तरफ से उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। बस किसी छोटे बच्चे के खिलखिलाने के हंसने की आवाजें उसे सुनाई पड़ रही थी। डर से रिया चिल्लाने लगती है और रिया के चिल्लाते ही दरवाजा अनलॉक हो जाता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है। अभी उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि एक बार फिर बाथरूम का दरवाजा खुलता है और कोई ताकत रिया के पांव पकड़कर उसे खींचकर वापस बाथरूम के अंदर ले जाती है।
और ले जाकर बाथटब में गिरा देती है। रिया पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका मुंह टब के अंदर पकड़ा हुआ हो। कुछ ही देर में सांस न ले पाने के कारण रिया की बाथटब में ही मौत हो जाती है और उसका बेजान शरीर टब में ही निठाल होकर एक तरफ गिर जाता है। कुछ देर बाद माँ, रिया काफी देर पहले बाथरूम गई थी, अभी तक लौटी नहीं। आप देखोगे एक बार बाथरूम जाकर प्लीज? बेटे की बात सुनकर सुनीता बाथरूम में जाती है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता। विराज, बाथरूम में तो कोई नहीं है। तू देख, हो सकता है बंगला देखने के लिए निकल गई हो। विराज को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी कि सगाई के दिन जब इतने मेहमान जमा है, रिया पिछले आधे घंटे से लौटी क्यों नहीं है। रिया भी ना, ये कोई समय है बंगला देखने का? और अगर देखना ही था तो मुझे कहती, मैं दिखाता। विराज परेशान होकर इस कमरे से उस कमरे में टहल रहा था। तभी उसे साक्षी के कमरे का बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। विराज रिया रिया करते हुए बाथरूम के अंदर जाता है तो वहां बाथटब में रिया को पड़े हुए देखता है। रिया की ऐसी हालत देख वो चिल्लाते हुए भाई भाभी को पुकारता हुआ बाहर आता है। चाचा को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर भी साक्षी कोई रिएक्शन नहीं देती और अपने कमरे के बेड पर बैठकर आराम से अपनी डॉल से खेलती रहती है। विराज को पागलों की तरह रोते चिल्लाते सुन रेवती, राज और कई सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। रिया की इस तरह अजीबोगरीब हालत में मौत हो जाने से पूरे बंगले में कोहराम मच गया था। रिया की माँ और सुनीता जी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वहीं अपनी डॉल के साथ खेलती साक्षी उसे देखकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रही थी। साक्षी बेटा, रिया को बाथरूम में जाते हुए देखा था तुमने? क्या हुआ था यहाँ? बोलो ना बेटा, ऐसे कैसे अचानक वो बाथरूम में डूब गई? रिया मदद के लिए चिल्लाई होगी, तुम्हें आवाज नहीं आई? बाथटब में डूबकर कोई कैसे मर सकता है? मर गई बेचारी। सगाई के दिन हुए रिया की मौत और उसके बाद साक्षी का ये व्यवहार सुनीता, रेवती, राज और विराज सभी को भीतर तक हिला गया था। बाकी के मेहमान भी अब तो साक्षी के बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे, जिससे पूरा परिवार बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कुछ देर बाद साक्षी के डॉक्टर का राज के पास फोन आता है। सब ठीक है ना मिस्टर राज? साक्षी में कुछ इम्प्रूवमेंट समझ में आ रहा है? आपको याद है ना, कल उसको सेशन के लिए लेकर आना है। डॉक्टर, एक बहुत बुरी खबर है, एक और मौत हो गई है और इस बार भी साक्षी का बिहेवियर बहुत ही सस्पिशियस था। मेरे भाई की मंगेतर उसकी सगाई के दिन ही साक्षी के बाथटब में मरी हुई मिली है। साक्षी वही कमरे में बैठकर जोर जोर से हंस रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। डॉक्टर, प्लीज कुछ करिए। राज ने डॉक्टर को पूरी घटना के बारे में बता दिया था। मिस्टर राज, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ स्टडी करनी है, उसके बाद मैं आपको फोन करता हूँ। राज की बातें सुनने के बाद डॉक्टर बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। साक्षी से बात करते समय डॉक्टर ने जितने भी नोट्स तैयार किए थे वो सभी को एक बार फिर से स्टडी करने लगता है। कुछ देर पहले क्या जरूरत है बेटा मकान शिफ्ट करने की? अच्छा खासा बंगला है हमारा, नई जगह पर जाओ तो एडजस्ट होने में कितनी दिक्कतें होती हैं। अरे माँ, ये बंगला है और अभी हम जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ना वो मेंशन है। आपके इस बंगले से बहुत बड़ा है और खूबसूरत भी। हाँ, बस शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन अपने पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, नौकर चाकर है। दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। इतना वेल मेंटेन्ड मेंशन हमें सही दामों में मिल रहा है और आप हो कि अपने बंगले का मोह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। राज जो मिस्टर आडवाणी का बड़ा बेटा था, परिवार के अधिकतर खास निर्णय वही लिया करता था। राज और रेवती ने शहर के बाहरी इलाके में बनाए खूबसूरत मेंशन अपने लिए पसंद कर लिया था और आज वे लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। साक्षी को अपना ये नया बंगला बहुत अच्छा लग रहा था। वो दौड़कर सभी कमरों में जाकर उसे देख रही थी। राज, काफी देर हो गई, साक्षी कहीं नजर नहीं आ रही, आपने देखा क्या उसे?
अरे क्यों चिंता करती हो, बाहर गार्ड बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं गई होगी, अंदर बंगले में ही कहीं होगी, चलो देखते हैं। राज और रेवती मिलकर साक्षी को ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद एक अंधेरे कमरे में उन्हें साक्षी बैठी हुई नजर आती है। अरे साक्षी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? इतना बड़ा बंगला छोड़कर ये अंधेरे कमरे में क्यों बैठ गई हो? चलो इधर आओ। राम सिंह, इस कमरे में अंधेरा क्यों है? गुस्से में रेवती की आवाज सुनकर राम सिंह दौड़ते हुए वहां आता है। मैडम, पता नहीं इस कमरे में क्या प्रॉब्लम है, कई बार बल्ब बदल दिया लेकिन बार बार खराब हो जाता है। आप लोग चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ। रेवती अपनी बेटी साक्षी को लेकर दूसरे रूम में आती है तो देखती है कि साक्षी के हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया है जो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। साक्षी, ये किसका टॉय है तुम्हारे पास? हमारा सामान तो अभी अनपैक भी नहीं हुआ, फिर ये गुड़िया कहाँ से आई? अम्मा, ये गुड़िया उस रूम में थी। आपको पता है, गुड़िया ने मुझे हाय किया। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। आप पूछ रही थी ना मैं उस रूम में बैठकर क्या कर रही थी? मैं अपनी नई फ्रेंड के साथ खेल रही थी। हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और हमें बहुत मजा भी आया। मैंने डॉल को प्रॉमिस किया है, अब हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। राम सिंह, बोला था ना तुमसे कि घर में जो भी सामान हो सब उठाकर बाहर फेंकवा देना, हमें कोई पुराना सामान घर में नहीं दिखना चाहिए। फिर ये डॉल कैसे रह गई? पता नहीं साहब, मैंने तो पूरा बंगला चमका दिया था, एक भी चीज नहीं बची थी। कैसे आई, कहां से आई, नहीं कह सकता। सब के सब कामचोर हो गए हो। डॉल क्या खुद से चलकर आई होगी यहाँ? कोई काम सही से नहीं होता। लाओ साक्षी, इधर दो वो डॉल। आपके लिए पापा बाजार से नया और बहुत अच्छा डॉल लाकर देंगे, लाओ। देखो तो, ये डॉल कितनी गंदी है और इसके चेहरे पर ये गंदा सा क्या लगा है, खून जैसा। छी! मम्मा, ये मेरी डॉल है और इसका नाम एमिली है। आप मेरी डॉल के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। इतना कहकर साक्षी डॉल लेकर अपने रूम में चली जाती है। देख रही हो रेवती, ये कैसे बात कर रही है? मैंने इसे बोला कि डॉल को उठाकर घर से बाहर फेंको और ये उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। अरे जाने दो ना, बच्ची है। जब रात को सो जाएगी तब हटा देना। सोने के बाद बच्चे सब भूल जाते हैं। उसे कौन सा याद रहने वाला है कि यहाँ बंगले में उसे क्या मिला था। साक्षी वाकई मम्मी पापा से नाराज थी। डिनर करने के लिए भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। साक्षी बेटा, ऐसे कोई मम्मी पापा से नाराज होते हैं? आपने आज खाना भी नहीं खाया। अच्छा आओ, दादी अपनी गोदी में बिठाकर प्यार से खिलाएगी। नहीं दादी, मुझे खाना नहीं खाना। आपने देखा ना मम्मी पापा ने कैसे इंसल्ट की मेरे फ्रेंड की। ये तो गलत बात है ना। मम्मी पापा को सॉरी बोलना पड़ेगा। जिद नहीं करते ना बेटा, मम्मी पापा बड़े हैं, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। चलो जल्दी से खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आओ। दादी आप भी जाओ, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी। आप सब लोग एक जैसे हो। अरे बेटा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? देखा माँ आपने, जब से इस लड़की ने उस डॉल को लिया है कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही है। ये इतनी बदतमीजी से तो कभी बात नहीं करती। इसे हुआ क्या है? उस डॉल के लिए ऐसे पागल हो रही है जैसे आज से पहले इसने कोई खिलौना देखा ही नहीं है। अब उसकी डॉल से हम माफी मांगेंगे? रेवती, खत्म करो इस बात को और देखो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा साक्षी के पीछे पीछे जाने की। ज्यादा लाड़ प्यार से भी बच्चे बिगड़ते हैं, इस बात का ख्याल रखना। राज ने साक्षी को मनाने के लिए घर में सभी को सख्त मना कर दिया था, लेकिन साक्षी का व्यवहार हर गुजरते पल के साथ बहुत तेजी से बदल रहा था। क्या साक्षी के साथ किसी अनहोनी की शुरुआत हो गई है? आखिर किसकी है ये डॉल और साक्षी के पास कैसे आई? क्या साक्षी वाकई अपने माँ पापा से नाराज है या कोई और शक्ति है जो उससे ये सब करवा रही है? जानने के लिए देखना ना भूले कहानी का अगला भाग। साक्षी ने पिछले 2 दिनों से पापा मम्मी से बात नहीं की थी। दादी सुनीता ने कई बार उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो कमरे में जाकर अपना रूम लॉक कर देती थी। बार बार खाने के लिए बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। राम सिंह खाना खिलाकर आया है अभी साक्षी को, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है लड़की को। हम सबसे तो बात ही नहीं कर रही है, ना हमारे कहने से खाना खा रही है। नौकरों के हाथ से खाना मंजूर है, लेकिन हम लोगों से नहीं। कुछ सुनाई दे रहा है माँ जी? साक्षी के कमरे से बातें करने और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अपनी डॉल से बात कर रही है।
लेकिन हमें देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे शक्ल भी देखना न चाहती हो। बेटा, होता है बच्ची है, उसे वो गुड़िया अच्छी लग रही है, इसीलिए उसे इतना लाड दिखा रही है। अभी उसे अच्छा बुरा नया पुराना कहाँ समझ आता है। खत्म करो इस बात को और कह दो सॉरी। इकलौती बेटी की हालत देखकर और सुनीता के कहने पर रेवती और राज साक्षी को सॉरी बोल देते हैं। सॉरी सुनकर साक्षी अपने पिता से जाकर लिपट जाती है। अच्छा, आइसक्रीम खाने चले? फिर तुम्हें नए टॉयज भी दिला देंगे, तो तुम्हें इस पुरानी डॉल से नहीं खेलना पड़ेगा। नहीं चाहिए आपकी आइसक्रीम और ना ही नई डॉल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। साक्षी अपने डॉल को कसकर सीने से लगा लेती है और फिर से जाकर बेड पर उससे खेलने लगती है। उसी रात रेवती, जाओ और जाकर साक्षी की वो डॉल उठाकर स्टोर रूम में रख दो। मैं नई डॉल लाया हूँ, वो उसके रूम में रख देना। सुबह जब उस सुंदर सी डॉल पर उसकी नजर पड़ेगी तो अपनी उस गंदी सी डॉल का ख्याल भी नहीं आएगा उसे। रेवती देर रात गए साक्षी के कमरे में दाखिल होती है। साक्षी अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। रेवती उसके हाथ से डॉल लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया को स्पर्श करती है उसे एक जोरदार झटका महसूस होता है। ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो। क्या था ये? घबराते हुए रेवती एक बार फिर से डॉल को उठाती है और उसे ले जाकर स्टोर रूम में पटक देती है और फिर राज की लाई नई गुड़िया वहां रखकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन राज और रेवती बड़े खुश थे कि अब उन्हें उस मनहूस से दिखने वाली डॉल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन सुबह 8 बजे जब साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है तो साक्षी के हाथों में फिर से वो डॉल दिखाई देती है। साक्षी बेटा, ये डॉल कहाँ से आई तुम्हारे पास? माँ की बात सुनकर साक्षी खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये डॉल तो मेरी है ना, तो और कहाँ जाएगी? लेकिन बेटा, मैंने देखा था, सुबह ये घर में कहीं नहीं थी। पापा, वो एमिली मेरे साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही थी। वो छुपी हुई थी और मुझे ढूंढने के लिए कह रही थी। तुम्हें किसने कहा वो तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए छिपी है? अरे मम्मा, एमिली ने बताया, और कौन बताएगा? उसने मुझे आवाज लगाकर कहा मुझे उसे ढूंढना होगा। सुबह 5 बजे बिस्तर पर सो रही साक्षी की नींद एक आवाज से टूट जाती है। साक्षी को सुनाई देता है कि कोई उसे पुकार रहा है। साक्षी, उठो साक्षी, वरना तुम हार जाओगी। साक्षी, ये कौन है जो मुझे बुला रहा है? अरे एमिली कहाँ चली गई? वो तो मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। मैं एमिली हूँ साक्षी, आओ मुझे ढूंढो और बाहर निकालो। साक्षी आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाती है। एमिली, मैंने पकड़ लिया, तुम स्टोर रूम में हो ना? ठीक पहचाना, आओ मुझे बाहर निकालो। साक्षी दरवाजा खोलकर स्टोर रूम में जाती है और एक बॉक्स के अंदर रखी हुई डॉल एमिली को बाहर निकाल लेती है। आपको पता है, जब मैंने एमिली को आइस स्पाइस कहा तो एमिली जोर से हंसने लगी और उसके बाद मैं उसे अपने रूम में ले आई। इतना कहकर साक्षी हंसते हुए वापस अपने कमरे में जाकर खेलने लगती है। साक्षी की बातें सुनकर रेवती और राज का सर चकरा गया था। ये क्या बातें कर रही है? अरे वो सोई नहीं होगी, बस तुम्हें देखकर सोने का नाटक कर रही होगी। उसने तुम्हें गुड़िया छुपाते देखा होगा, तभी वो डॉल वहां से ले आई। और क्या? हद हो गई। अब तो बस एक बार मेरे हाथ लग जाए ये डॉल, पेट्रोल छिड़ककर सीधा आग लगाऊंगी इस डॉल में, तभी इससे पीछा छूटेगा। रेवती के इतना कहते ही साक्षी की चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी लोग दौड़कर साक्षी के कमरे में पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें थम सी जाती हैं। साक्षी आग आग चिल्ला रही थी और उसके फ्रॉक के फिल से आग की लपटें उठ रही थी। राज, कुछ करो मेरी बच्ची। राज दौड़कर कंबल उठाता है और साक्षी के फ्रॉक को उसमें लपेटकर आग बुझा देता है। बहुत जलन हो रही है मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। हल्का सा बन हुआ है, मम्मा दवाई लगाएगी, ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ बेटा, ये सब हुआ कैसे? आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता पापा, अचानक आग जलने लगी। कमरे से पेट्रोल की महक भी आ रही है। यहाँ पेट्रोल कौन लेकर आया? समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कैसे हुआ। मैडम, बेबी के कमरे में तो आज कोई गया ही नहीं, हमारा पूरा स्टाफ तो अभी अंदर आया है। साक्षी के साथ हुए इस हादसे ने
सभी को हिलाकर रख दिया था। कोई समझ नहीं पा रहा था अचानक आग कैसे लग जाएगी, क्योंकि साक्षी को तो अभी भी माचिस तक जलाना नहीं आता था। आग वाली घटना को कुछ दिन बीत गए थे। साक्षी के जख्म भी ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी साक्षी अब पहले की तरह पूरे दिन घर में धमा चौकड़ी नहीं मचाती थी। या तो वो अपने बुक में स्केच बनाती रहती या फिर डॉल से बातें करती। न पहले की तरह टीवी देखने की जिद करती, न खाने की। भाभी क्या हो गया है साक्षी को? लगता है ये नया घर उसे पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है वो अकेलापन फील कर रही है। यहाँ उसके कोई दोस्त भी नहीं है और छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए स्कूल में भी किसी दोस्त से नहीं मिल पा रही है। मैं कुछ करता हूँ। विराज कुछ कार्ड्स प्रिंट करवाता है और फिर उन्हें लेकर अपनी भतीजी के पास जाता है। साक्षी आओ मेरे पास, देखो मैं क्या लाया हूँ। चाचू मुझे चॉकलेट नहीं खानी। अरे देखो तो चाचू क्या लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चाचू जानते हैं कि तुम नए घर में शिफ्ट हुई हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अभी स्कूल के भी वेकेशंस चल रहे हैं, इसलिए तुम लॉनली फील कर रही हो। चाचू ने तुम्हारी उदासी का एक सॉल्यूशन निकाला है। जानना चाहोगी? इधर आओ, ये देखो इस इनविटेशन कार्ड में क्या लिखा है। साक्षी चाचू के पास आती है और एक कार्ड लेकर पढ़ने लगती है। गेट टुगेदर पार्टी एंड साक्षीज न्यू विला। रहने दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सबको मना कर देता हूँ और वो केक पिज्जा वगैरह भी रिटर्न करवा देता हूँ। नहीं चाचू, मुझे पार्टी करनी है, बहुत मजा आएगा। एमिली की भी फर्स्ट पार्टी होगी। बेटा पापा की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ रुक नहीं पाऊंगी। विराज किसी और दिन कर सकते हैं ना? माँ की बात सुनकर साक्षी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप क्यों गुड़िया रानी को ऐसे कहकर मायूस कर रही हो? आप बिजी हो लेकिन चाचू तो आज फ्री है ना। मैं आपको आज आपकी गेट टुगेदर पार्टी अरेंज करने में मदद करूंगा, ओके? चाचू की बात सुनकर साक्षी का चेहरा खिल गया था। शाम होने लगी थी, आसमान में तारे चमकने लगे थे और इधर साक्षी एक सुंदर सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने चाचू के साथ गाड़ी में बैठकर मॉल जा रही थी। चाचू सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट ले लेते हैं, बहुत मजा आएगा। मॉल में जाकर साक्षी अपने सारे दोस्तों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स खरीदती है और फिर वहां से लौटकर पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद रेडी होकर अपने दोस्तों का वेट करने लगती है। अरे ये रिया का अचानक फोन आ गया। नहीं उठाऊंगा तो मुंह फुला लेगी। वैसे ही बात बात पर शादी तोड़ने की धमकी देती है। साक्षी बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, मैं अभी अटेंड करके आता हूँ। विराज कुछ देर तक अपनी मंगेतर से बात करता है। जब तक वो फोन पर बातें कर रहा था, साक्षी के सारे दोस्त घर पर आ गए थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। अरे साक्षी आओ ना, हमारे साथ खेलो। क्या वहाँ एक कोने में बैठी हुई हो? पार्टी तो तुमने ही दी है और तुम ही एक कोने में गुमसुम बैठी हुई हो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम लोग एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ। कौन सा फ्रेंड? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये है ना मेरी न्यू फ्रेंड, मेरी डॉल एमिली। अरे साक्षी, डॉल को फ्रेंड कौन बनाता है और कहाँ से ली तुमने ये अजीब सी डॉल? कितनी गंदी लग रही है। ये डॉल कुछ अजीब नहीं लगती? इसके चेहरे पर ये रेड रेड क्या लगा है? कितनी अजीब सी है इसकी आंखें। मैं होता तो इसे टच भी ना करता। छी छी। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी को चिंटू और हर्ष का डॉल का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए अब वो गुस्से में एक कोने में बैठी हुई थी। चिंटू और हर्ष साक्षी के पास चले गए थे, लेकिन वो पार्टी में सभी बच्चों से साक्षी की डॉल की तरफ इशारा करके मजाक कर रहे थे। अचानक चिंटू और हर्ष जाकर दीवार से टकरा जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक तरफ वो दोनों दर्द से करा रहे थे और दूसरी तरफ साक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। साक्षी का ये अजीब बिहेवियर पार्टी में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। चिंटू और हर्ष लगातार दर्द से करा रहे थे। पार्टी में हो रही चीख पुकार को सुनकर विराज फोन रखकर दौड़ते हुए वहां पहुंचता है तो देखता है
साक्षी के दो दोस्त बुरी तरह से दर्द से करा रहे हैं। विराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाता है, जहां पता चलता है कि चिंटू के हाथ में और हर्ष के पांव में फ्रैक्चर आ गया है। पार्टी में हादसा होने के बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बेटा क्या हुआ था पार्टी में? कैसे उन दोनों को इतनी चोट लगी? झगड़ा किया क्या दोनों ने? जो हुआ अच्छा हुआ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? अपने दोस्तों के बारे में ऐसे कौन कहता है? देख रही हूँ आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। पहले मॉल में तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया और अब अपने दोस्तों के लिए ऐसे बोल रही हो। रेवती ने देखा जब वो अपनी बेटी को डांट रही थी, उस समय साक्षी अपने हाथ में पकड़ी डॉल को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या है साक्षी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, और तुम अपनी डॉल को देखकर मुस्कुराए जा रही हो। ये मेरी दोस्त है मम्मा, मैंने बताया था ना। मैंने इसका नाम भी रखा है एमिली। अच्छा है ना? ये दोस्त है? ऐसे खिलौनों को दोस्त कौन बनाता है? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है इसे देखकर। दिखाओ तो जरा। नहीं मम्मा, आप इसे नहीं ले सकते। एमिली नाराज हो जाएगी। मैंने एमिली को प्रॉमिस किया है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। साक्षी बोल रही थी, तभी रेवती के पास एक फोन आता है। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड अनु की माँ का कॉल था। हम लोग अभी हर्ष और चिंटू से मिलने जाएंगे। उनकी तबीयत सही नहीं है ना। अनु और उनकी मम्मा भी आ रहे हैं। तुम भी रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना, उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। बेटा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपका झगड़ा हुआ क्या उनसे? बोला ना मुझे नहीं जाना। इतना कहकर साक्षी गुस्से में वहाँ से चली गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। आप प्लीज थोड़ा ख्याल रखेंगी इसका। मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। आखिर क्या चल रहा है रेवती के घर में? साक्षी के अजीब बर्ताव का कारण क्या समझ पाएगी रेवती? क्या आने वाला समय कोई अनहोनी लेकर आएगा? जानने के लिए देखना ना भूले कहानी का अगला भाग।